हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने इस लेक्चर में कोलरेशियस लॉ के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और हमने ये भी पता किया था वहाँ से कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नोट निकालनी है, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो हम एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और इस इक्वेशन को हमने कहा था डिबाय-हकल-ओनसैगर इक्वेशन। लेकिन हमने कहा था उस इक्वेशन की एक लिमिटेशन है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नोट वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। तो आज हम बात करेंगे कि लैम्डा एम नोट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकाला जा सकता है। हमने कहा कि इसके लिए हम एक लॉ यूज़ करेंगे जिसको कोलरेशियस लॉ बोलते हैं। कोलरेशियस जो थे वो एक्चुअली में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा एम नोट को डिटरमाइन कर रहे थे, उसको नोट कर रहे थे। और उन्होंने इतनी सारी ऑब्जर्वेशन देखी और इतनी सारे लैम्डा एम नोट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाले और उनके बेसिस पर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स दिए। और उन रिजल्ट्स को ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बेटा, हमें ये सब चीज़ें लर्न नहीं करनी है कोई भी, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखी हुई है कि कोलरेशियस लॉ है क्या। अगर आप यहाँ पे देखें, उन्होंने KCl NaCl लिया, KNO3 NaNO3 लिया, KBr NaBr लिया। ये सभी क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि K और Na का अगर मैं डिफरेंस देखूँ, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लिख दूँ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी है 149 और इसकी वैल्यू कितनी है 126, क्योंकि एनाइन तो सेम है, कट जाएगा जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगी। तो मीन्स क्या हुआ कि लैम्डा एम नोट K पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम नोट Na पॉजिटिव, इसका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट कितना था? ये 23.4। सिमिलरली इनको डिफरेंस किया, ये भी सेम था अप्रोक्सीमेटली 23.4, ये भी 23.4। मीन्स अगर K पॉजिटिव और Na का जो डिफरेंस था टू कैटायंस का, वो हमेशा कितना आ रहा था 23.4। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ रहा था 23.4, यहाँ पे भी कितना आ रहा था 23.4। सिमिलरली उन्होंने यही जो रिजल्ट्स हैं एनायंस के लिए भी देखे। उन्होंने कहा कि Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की लैम्डा नोट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 4.9। यहाँ से भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही डिफरेंस आएगा, 115 है, ये 5 है मतलब, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4.5। यहाँ से भी वही अप्रोक्सीमेटली 4.15 में से 6 गए 9 है ना, 4.9। मीन्स दो एनाइंस का डिफरेंस, दैट इज Cl नेगेटिव और NO3 का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा 4.9 अप्रोक्सीमेटली 4.9। तो उसके बेसिस पर उन्होंने एक लॉ दिया और उसी लॉ को हम कोलरेशियस लॉ कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नोट की बात करते हैं, जब डाइल्यूशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, हर एक कैटायन, हर एक एनायन अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड ऑल ओवर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो अब हम लिख रहे हैं, ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि ये उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में कैटायन और एनायंस के डिफरेंस को देखा था और उन्होंने पाया कि दो कैटायन और दो एनायन का जो डिफरेंस है सभी सोर्स में सेम है, ठीक है ना। दो कैटायन है, उनका डिफरेंस सेम है, दो एनायन, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और इसके बेसिस पर उन्होंने अपना लॉ दे दिया। और उन्होंने क्या कहा, ही स्टेट दैट व्हेन डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट और dissociation is complete, every ion makes its own contribution toward molar conductivity of an electrolyte. Molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature
irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. It is associated. समझते हैं डेफिनेशन को? क्या बोला उन्होंने कहा कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट था, मीन्स डाइल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन था, और जब डिसोसिएशन हम मान रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है, 100% डिसोसिएशन हो चुका है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, ही स्टेट एवरी आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, वो अपना खुद का कंट्रीब्यूशन करेगा किसकी तरफ? टुवर्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. जिस आयन से वो जुड़ा हुआ है उसकी नेचर से बिना अफेक्ट हुए वो क्या करेगा? अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देगा किसकी तरफ? टुवर्ड द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. इट्स मीन दैट अगर मैं बात करूँ लैम्डा एम नोट, मान लिया मुझे, वी हैव टू टॉक अबाउट लैम्डा एम नोट ऑफ NaCl. तो लैम्डा एम नोट जो NaCl है, मैं उसको ये लिख सकती हूँ लैम्डा एम Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नोट Cl नेगेटिव. मीन्स टोटल NaCl की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. इसकी खुद की अपनी कंडक्टिविटी है और इसकी अपनी खुद की कंडक्टिविटी है. जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगी तब मुझे NaCl की टोटल मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली इस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि लैम्डा एम नोट हम कह दें कैटायन, ठीक है ना, लैम्डा एम नोट फॉर एनायन ऐसे लिख सकते हैं. एंड सम कोफिशिएंट्स आर आल्सो एडेड, दैट इज ऐसे, दैट इज V फॉर कैटायन एंड V फॉर एनायन. जहाँ पे ये जो मैंने वर्ड्स लिए हैं, दीज आर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ stoichiometric coefficient, or you can say that is number of ions present in any species, or number of ions present in any electrolyte. तो जनरली अगर हम बात करें तो कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी साल्ट जो है, उसका लैम्डा एम नोट कैसे निकाला जा सकता है? लैम्डा एम नोट ऑफ कैटायन प्लस lambda m naught of anion, and each is multiply, that is V positive and V negative. This is the stoichiometric coefficient for anion A और this is the stoichiometric coefficient for cation C. तो किसी भी साल्ट का ऐसे निकाला जा सकता है. मीन्स कैटायन अपना कंट्रीब्यूशन देगा, एनायन अपना कंट्रीब्यूशन देगा. जैसे कि कुछ गैस के लॉ में हम पढ़ते थे कि सभी की सभी गैसेस अपना अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, है ना. सभी की सभी गैसेस क्या करती हैं? दे गिव देयर ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टुवर्ड द टोटल प्रेशर. इसी तरीके से सभी के सभी एनायंस कैटायंस अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे क्या करने के लिए? टोटल लैम्डा एम नोट किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैम्डा एम नोट फॉर CH3COH अगर मुझे लिखना हो, ये तो क्या हुआ? वीक इलेक्ट्रोलाइट है. दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इसका मतलब इसके तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी. उससे पहले मैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेती हूँ. जैसे मैंने कहा लैम्डा एम नोट NaOH, लैम्डा नोट KOH. अगर मुझे इनको लिखना है तो बच्चे मैं कैसे लिखूंगी? लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट OH नेगेटिव. इसके लिए क्या लिखेंगे? लैम्डा नोट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट OH negative. Example, we have to write lambda note for aluminium sulfate Al2SO4 3. तो हम क्या लिखेंगे? lambda note 2 Al3 पॉजिटिव प्लस 3 lambda note SO4 2 नेगेटिव. तो ये 2 और 3 क्या है? दीज आर द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो हमने यहाँ पे बात करी थी कि कितने आयंस प्रेजेंट होंगे. तो इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या कर, वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालने के लिए पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नोट फॉर CH3COOH. तो उसके लिए बच्चे आपको क्या मिलेगा? मान लिया मेरे पास वी हैव लैम्डा एम नोट फॉर CH3COOH Na, we have lambda note for HCl, we have lambda note for NaCl.
ये आयंस मेरे पास है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी मेरे पास है, इसकी मेरे पास है, इसकी मेरे पास है। मतलब मैंने इसको लिख दिया, दैट इज इसकी मोलर कंडक्टिविटी मान लिया 389.5 है, मान लिया इसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो 200 है, मान लिया इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 195 है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है सभी। तो मुझे क्या करना है, इन तीनों का यूज करके इसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करना है। देखिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है लैम्डा एम नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है। अगर अब हम क्या करें, मुझे चाहिए CH3COOH, मुझे एक ये चाहिए एनायन और इसके साथ क्या चाहिए, ये चाहिए। अगर मैं इनको तो आपस में जोड़ दूं और इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो ये भी माइनस ये भी माइनस, देखिए क्या होगा, यहाँ पे CH3CO ये Na पॉजिटिव और ये Na नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ से ये Cl पॉजिटिव ये Cl नेगेटिव, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, लैम्डा नोट CH3COOH, मीन्स लैम्डा नोट CH3COOH को डिटरमाइन करने के लिए हमने जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनकी कंडक्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ा और घटाया है। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें 12th के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है, जिसमें हमें सिर्फ क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ना या घटाना है। तो हमने क्या किया, देखिए इसको जोड़ा था 389.5 प्लस उसमें किसको जोड़ा है 200 और माइनस किसको किया है 195 को। तो यहाँ से जोड़ के और इसको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3COOH। इस तरीके से आप इसकी पहली एप्लीकेशन मीन्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ कोलरेशिस लॉ। तो पहली एप्लीकेशन क्या हुई, इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, हर एक कैटायन और एनायन अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देगा टुवर्ड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विद विच इट इज एसोसिएटेड। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और मैं आपको करवा रही हूँ। दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, CH3COOH एंड CH3COO twice Mg, magnesium acetate, acetic acid and NaCl are 12.69, 9.10, 18.78 Simon centimeter square per mole respectively. Calculate the molar conductivity of MgI2. Calculate lambda m naught for MgI2। MgI2 का मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कीजिए। देखिए बच्चे, इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकते। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन सबको लिखेंगे। हमने लिखा लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। फिर हमने लिखा इसको लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। फिर हमने लिखा कि इसको लैम्डा नॉट CH3COO ट्वाइस है तो 2 यहाँ लिख दिया, प्लस लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव। अब बच्चे आप देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, MgI2 चाहिए। मीन्स I जो है वो हमें NaI है, ये सॉरी दिस इज NaI नॉट NaCl, दिस इज NaI। क्वेश्चन में मैंने गलत लिखा हुआ है NaI। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए 2, कितने चाहिए 2। तो इसके लिए मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कंप्लीट इसको,
तो ये हो गया 2NaI। अब आप यहाँ देखिए CH3COH ट्वाइस है, तो सीधी सी बात है इस रिएक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए था एक तो Mg चाहिए और एक हमें I2 चाहिए, 2I मीन्स I2। तो इसके लिए इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको और इसको तो मैं जोड़ दूंगी, और जो ये क्वांटिटी है इसको मैं कर दूंगी क्या, माइनस। इसको माइनस किया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये प्लस में था, ये भी प्लस में था और ये प्लस में था। देखिए अब क्या होगा, 2CH3COH से 2CH3COH चले गए क्योंकि ये माइनस के थे, ये प्लस के थे, ठीक है। 2 लैम्डा MH पॉजिटिव से कौन चले गए, ये H मिलेगा यहाँ पे, दैट इज HI। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं उतारा मैं भी। दैट इज 2H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है बच्चे और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या हो गए, चले गए। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, ये बचा I2 और ये बचा। उसके लिए देखिए हमने क्या किया, हमने इस रिएक्शन के लैम्डा m को कितने से, 2 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2 × 12.69 प्लस फिर हमने क्या किया, ये जो CH3COH था ये वाली क्वांटिटी को भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 9.10 × 2, ठीक है। और इसको माइनस किया है, प्लस नहीं किया है। और फिर जो लास्ट वाली है उसके साथ हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी, उसको हमने एज इट इज रखा है, दैट इज प्लस 18.78। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा और उसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MgI2 की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। किसकी, MgI2 की। दैट वाज गिवन HI CH3COH CH3CO ट्वाइस Mg। हमें इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी प्रोवाइड की गई थी, हमें पूछा था MgI2 की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। हमने कहा इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से, लेकिन हमें I2 चाहिए था, तो डेफिनेटली मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि CH3COH मुझे चाहिए नहीं कहीं पर भी, लेकिन इधर 2 थे, तो इसको 2 करने के लिए इस रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो हमने इसको और इसको तो क्या किया है, माइनस किया है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको जोड़ा है, तो इसको और इसको जोड़ के इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी लैम्डा m0 फॉर MgI2 आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द खोलरेशिस लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द खोलरेशिस लॉ, ठीक है। सेकेंड जो एप्लीकेशन है, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, to find out degree of dissociation. Second application, in finding out degree of dissociation of weak electrolyte, weak electrolyte। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 1 में भी किया था, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जा सकता है। देखिए बच्चे, अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, हमने कहा कि अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात करी थी, तो हमने कहा अल्फा भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ अल्फा क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर अल्फा इंक्रीज करता है तो लैम्डा m0 भी क्या करती है, इंक्रीज। लैम्डा MC भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। डाइल्यूशन इंक्रीज करने से अल्फा इंक्रीज करता है, अल्फा इंक्रीज करने से क्या, लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन C भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि लैम्डा MC दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और अगर इफ डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट, मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, अब आप चाहे उसको डाइल्यूट करते रहें, उसके बाद डाइल्यूशन पे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यही होता है बच्चे, आपने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करना शुरू किया, आप डाइल्यूट करते रहे, एक टाइम तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती रही, लेकिन ऐसा टाइम आया जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1, मतलब इनफाइनाइट जितना होना था डिसोसिएशन हो गया है। उसके बाद अगर आप और लिक्विड उसके अंदर डालते भी रहेंगे, उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करते रहेंगे, तो डिसोसिएशन पे फर्क होना बंद हो जाएगा। तो अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं, हमने इसका कांस्टेंट हटा दिया, हमने कह दिया K अल्फा,
अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो अल्फा कितना हो जाएगा 1, और ये लैम्डा एम सी किसके बराबर हो जाएगा, दैट बिकम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब k की वैल्यू किसके बराबर हो गई, लैम्डा एम नॉट। k किसके बराबर हो गया, क्योंकि अल्फा तो 1 हो गया, दिस इज 1, और k किसके बराबर हो गया, लैम्डा एम नॉट। क्यों, क्योंकि अब तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं इसको इस वैल्यू में पुट कर दूं, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट इंटू अल्फा, एंड वट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम सी बाय में लैम्डा एम नॉट। मीन्स यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर हो गई, दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपको अगर ये बात नहीं भी समझ में आई है, कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे और वहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिलेगा कि फाइंड अल्फा फॉर दिस, फाइंड अल्फा फॉर दिस मीन अल्फा निकालिए लैम्डा एम सी बाय में लैम्डा एम नॉट। तो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय में मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन C पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कितना इलेक्ट्रोलाइट, कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितना आपने लिया है उसमें से कितना टूट गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। 11th क्लास में भी हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। देन थर्ड एप्लीकेशन है इन डिटरमाइनिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट, इन डिटरमाइनिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम कोलरेशिस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो अगेन आपको ये रिलेशन ही याद करनी है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में 11th क्लास में हमने पढ़ा था। मान लिया CH3COH जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ है, पार्शियली आयनाइज हुआ है CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन में, इसकी कंसंट्रेशन C ली है इनिशियली, तो ये बना नहीं होगा। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C है तो वो 0 बना था। हमने कहा किसी भी कंसंट्रेशन C पर ये C अल्फा बन गया, ये C अल्फा बन गया, ये कितना रह गया, C माइनस C अल्फा एट एनी टाइम t, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, इसको C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमें K लिखना है एसिड के लिए, हम उसको Ka बोलते थे, तो हम क्या बोलते थे, इसकी कंसंट्रेशन CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में CH3COOH की कंसंट्रेशन लिख दीजिए। यहाँ पे क्या था, दिस इज C अल्फा एट एनी टाइम, दिस इज ऑल्सो C अल्फा, और नीचे क्या है, इसकी कंसंट्रेशन C 1 माइनस अल्फा। इसको सोल्व कर लिए, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C से एक C कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू K। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब कॉन्सेप्ट अभी याद करने की जरूरत, मतलब अभी करने की जरूरत नहीं है, किसी क्वेश्चन में भी डायरेक्ट हमें क्वेश्चन आएगा कि आप अल्फा निकाल लिए, फॉर्मूला लगाना है, अल्फा निकाल देना है। क्वेश्चन आएगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट K निकालिए, तो फॉर्मूला लगाना है और निकाल देना है। यहाँ पे आप ये जो हमारा अल्फा की वैल्यू आएगी वो रख सकते हैं, जो कि किसके बराबर है, लैम्डा एम सी डिवाइडेड बाय में लैम्डा एम नोट, और यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर फोर्थ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन इज इन डिटरमाइनिंग solubility of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt।
ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे सॉल्ट्स जो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि BSO4 है, ठीक है ना, और हम बोल सकते हैं दैट इज PbI2 है, लेड आयोडाइड, विच आर वेरी लेस सॉल्युबल, ठीक है ना, AgCl वगैरह है, AgCl है, ये क्या है, दैट आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे सॉल्ट्स जो वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी को भी हम कोलरेशिस लॉ से निकाल सकते हैं। देखिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट का मीनिंग है ऐसे सॉल्ट जो पानी में बहुत कम घुलते हैं, क्योंकि ये इससे ज़्यादा तो घुल नहीं सकते, इसका मतलब इनके जो भी सॉल्यूशन होंगे, इसलिए उनको क्या कंसीडर कर लिया जाता है, दैट दे आर इनफाइनाइटली डाइल्यूट, कि ये सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूट हैं। और क्योंकि ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं और ज़्यादा इनमें कोई भी साल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता, इसलिए इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी को इनकी सॉल्युबिलिटी के इक्वल भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो इसीलिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो क्या, कि लैम्डा m नॉट दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय में मोलैरिटी। क्यों लैम्डा m नॉट क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, वैसे तो लैम्डा m c होता है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं, दीज सॉल्ट्स dissolve to little extent and these solutions are considered as infinitely dilute। इनफाइनाइटली डाइल्यूट क्यों, क्योंकि और ज़्यादा तो घुलेंगे नहीं, नंबर ऑफ आयंस तो और ज़्यादा होने से रहे, चाहे आप इसको कितना ही डाइल्यूट कर लो। तो इसीलिए इनके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उनको इनफाइनाइटली डाइल्यूट कंसीडर किया जाता है, और उनकी जो मोलैरिटी है उसको सॉल्युबिलिटी के इक्वल कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय में सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मोलैरिटी ही सॉल्युबिलिटी के बराबर है। अगर हमें लैम्डा m नोट मालूम है तो हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर हमें क्या मालूम है, लैम्डा m नोट मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट निकाल सकते हैं। और लैम्डा m नोट हम कहाँ से निकाल सकते हैं, कोलरेशिस लॉ से, वहाँ से निकाला। और कप्पा अगर हमें प्रोवाइड है तो यहाँ से क्या निकाला जा सकता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सॉल्ट निकाला जा सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस कोलरेशिस लॉ। एक एप्लीकेशन और रह गई, अगर हम बात करें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। बच्चे अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।